शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। लेकिन फ्रंट पेज में दिक्कत ये है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं दिख रही है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। ये जो शुरू वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी की है। वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे कि किसान आंदोलन को लेकर के, इसके अलावा फ्यूल प्राइस के इंक्रीज़ होने को लेकर के, ठीक है, गैस के दाम भी बढ़ने को लेकर के, तो इस प्रकार से कई सारे मुद्दे हैं। इनको लेकर के राहुल गांधी का कहना है अपोजिशन वाले लीडर को कि लोगों की जो आवाज़ है उसको हम एक यूनाइट करके रखते हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और ये आप देख रहे हो बाइसिकल में, ये बाइसिकलिंग में साइकिलिंग कर रहे हैं टू पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे की, जिनकी ये बात है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आप देख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ से है। किसान आंदोलन को लेकर के इनकी क्या राय है, इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आप देख रहे हैं वो है महाराष्ट्र से, कोरोना के केसेस को लेकर के एटलीस्ट 3 टाइम्स एक्सेस डेथ्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या कंडीशन उसको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद वाला जो सेक्शन है हमारा वो है CBSE 10th एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड। 99% से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट है CBSE कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। अब चूंकि एक न्यूज़ जो आई है वो CBSE से रिलेटेड आई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो बोर्ड है ये नेशनल लेवल की एक एजुकेशनल बॉडी है, संस्था है। काय के लिए? सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनके लिए, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं, तो उनके लिए नेशनल लेवल की एजुकेशनल ये बॉडी है। CBSE कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पूरे नेशनल लेवल पर हर साल। इसको लगभग 2 डिकेड्स हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के चलते चलते दिस मेक्स इट ओल्डर देन मोस्ट अदर मेजर इंडियन एजुकेशनल बोर्ड। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली विथ रीजनल ऑफिसेस इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई, अजमेर इत्यादि। इसके अलावा यदि हम बात कर लें कौन कौन से मीडियम में ये जो है ऑफिस में यूज़ में लाई जाती है यहाँ, तो इंग्लिश और हिंदी आर बोथ कंसिडर्ड टू बी द बोर्ड्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब हम बात कर रहे हैं, ये 2 एग्ज़ाम लेती है, एक 10वीं के और एक 12वीं के। तो जो 10वीं का एग्ज़ाम होता है उसको कहते हैं AISSE, और यदि 12वीं का एग्ज़ाम हो रहा तो उसको कहते हैं ASSCE के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा CBSE आल्सो कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NET जिसको बोलते हैं, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एवरी ईयर। इसके बाद हम देखने वाले हैं अरावली फॉरेस्ट लैंड के इंक्रोचमेंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है। देखिए, अरावली जो फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है ना, पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो काफ़ी कमज़ोर एरिया माना जाता है। और ऊपर से यदि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, चाहे वो खेती कामकाज चालू कर दें, चाहे हम अपने घर बनाकर रहना चालू कर दें, फिर पशुपालन स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे करके जो वन वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे ऐसे करके उस पर बसाहट चालू होते जाती है और जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जाता है। इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि इस एरिया में जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं इनको हटाया जाए।
ठीक है। और अब केवल हटा देने अकेले से तो काम नहीं चलता है, हटाने के साथ साथ में हम उन गरीब लोगों को फिर से बसाना भी है, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस उनको वहाँ से हटा दिए और छोड़ दिए बेसहारा, अब वो सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों के किनारे घर बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, उससे जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन ये कहा, किसको? फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, कि हम आपसे आशा कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली जो अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर अरावली फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए हैं, इन खोरी गांव, आप इसको 23 अगस्त के पहले वहां से क्लियर कर दीजिए। वो एरिया पूरा साफ़ सुथरा हमको देखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हैं, जिसमें शामिल है इलीगल फार्म हाउस भी हो रहा है वहाँ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ये सब क्लियर वहाँ से होने वाली। इफ़ स्ट्रक्चर आर इन फॉरेस्ट लैंड दे विल फेस एक्शन। तो यदि एक स्ट्रक्चर भी वहाँ पर दिखाई देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो कुल मिलाकर हम बात ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आई है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया डिमोलिशन, जो कि कवर करती है अबाउट 10,000 अनऑथोराइज्ड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इंक्रोचिंग इनटू द फॉरेस्ट लैंड। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया जो है ये लोग अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा हरियाणा की स्टेट को कि आप जो है इनका जो रिहेबिलाइजेशन पॉलिसी है ना फॉर रेसिडेंट्स, इसको भी आप एकदम परफेक्ट कर दीजिए। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हम वो लोकसभा से देखने वाले हैं, और लोकसभा में भी हम देखेंगे 2 बिल को। एक है इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 और दूसरा बिल हम देखेंगे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। तो इनमें क्या क्या मुख्य मुख्य प्रावधान किए गए हैं, ये सारी बातें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसेंशियल, ठीक है, डिफेंस वाला जो विधेयक है, इसेंशियल डिफेंस सेफ्टी विधेयक बिल जो है 2021, उसको हम देख लेते हैं। तो ये बिल टोटल ये कहता है कि मान के चलो कोई फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये गोला बारूद बना रही है, और यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं इनको ये हड़ताल करने से रोकता है। ये कहता है कि भाई आप बिल्कुल प्रोडक्शन रोज करते ही जाओ, बिल्कुल रोको ही मत ही, ऐसा कहता है ये आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, इसको हम इंग्लिश में भी कहें तो। आंदोलन और हड़ताल किए जाने पर पूरी तरह से ये रोक लगाता है, ठीक है। इस अधिसूचना में ये बात बताई गई है कि कोई भी कर्मचारी जो अध्यादेश के तहत अवैध हड़ताल का आयोजन करेगा या फिर इसमें हिस्सा लेगा, उसको 1 साल की जेल या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकती है। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए। दूसरी बात ये भी कही गई है, रक्षा उपकरण के प्रोडक्शन जो सर्विसेज हैं और सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, मतलब हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके संचालन या फिर रखरखाव के साथ साथ रक्षा उत्पादों की मेंटेनेंस और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आने वाले हैं। कुल मिला के हड़ताल की जो पावर है ना, अब सरकार ख़त्म कर रही है। और आगे एक बात ये सुन लो कि यदि आप किसी को उकसा रहे हो कि आप भी हमारी हड़ताल में शामिल हो जाइए, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 200 वर्ष पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के निगमीकरण का मतलब क्या हो गया? अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी ना, ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ रही थी। आप कह सकते हो कि 100% शेयर केंद्र सरकार का था इसमें। अब इसका कुछ हिस्सा सरकार बेच देगी। बेचने के बाद अब क्या हो गया, केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी हो गई और प्राइवेट प्लेयर की भी हिस्सेदारी इसमें हो गई। मतलब अब ये इसको पब्लिक सेक्टर बनाने के चक्कर में है और ये समझ लो बन ही गई है।
हड़ताल के अधिकार की यदि हम बात करें तो हड़ताल के अधिकार को विश्व पूरे वर्ल्ड लेवल पर मान्यता मिल गई है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता, स्वतंत्रता की हमको गारंटी देता है, जैसे कि बोलने और अभिव्यक्त करने की हमें आज़ादी देता है, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, हम कोई ग्रुप बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, पूरे भारत क्षेत्र में यहाँ से वहाँ हम आ जा सकते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं। भारत के किसी भी हिस्से में हम निवास कर सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं। किसी भी व्यवसाय पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने की हमको स्वतंत्रता है। लेकिन दिक्कत यही हो गई है कि संविधान में क्लियरली हड़ताल को उल्लेखित नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है स्पष्ट रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई। एक केस आया था 1958 का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसमें? केस था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहार स्टेट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है और उस मामले को वही निपटा दिया। सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा जजमेंट उस टाइम में उन्होंने मामला सुलझा लिया। लेकिन हमारे इंडिया ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठीक है, ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा और हड़ताल को बताता है कि आखिर ये है क्या चीज़, परिभाषा बताता है। ये हड़ताल के अधिकार पर कुछ निषेध भी लगाता है कि किस कंडीशन में हड़ताल आपकी अवैध रहेगी। ये भी प्रावधान करता है कि सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अनुबंध का उल्लंघन करके हड़ताल नहीं कर सकता है। जैसे कि हड़ताल से पहले 6 हफ्ते के भीतर कंपनी का जो मालिक है या नियोक्ता है को हड़ताल का नोटिस दिए बिना आप हड़ताल नहीं कर सकते। आपको 6 सप्ताह पहले हड़ताल का नोटिस देना है, ठीक है। नोटिस देने के 14 दिन के भीतर, इसके अलावा ऐसे किसी नोटिस में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति से पहले आप नहीं कर सकते हो। सुलह अधिकारी के सामने किसी भी सुलह की कार्यवाही के लंबित पेंडिंग के दौरान और ऐसी कार्यवाही के समापन के 7 दिन के बाद आप हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, रूल्स रेगुलेशन, वर्कर को हड़ताल पर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें हड़ताल पर जाने से पहले शर्त को पूरा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये प्रावधान केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पर लागू होते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बिल को समझने से पहले हमें ट्रिब्यूनल और कोर्ट में अंतर समझना होगा कि आखिर ट्रिब्यूनल बनाए क्यों गए हैं और कोर्ट होते क्यों हैं। देखो, कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं कि सालों लग जाते हैं, ठीक है। मान के चलो आप दहेज का केस लड़ रहे हो तो 5 साल 6 साल 10 साल तक आप बस कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाओगे। तो ऐसे ही कोर्ट के जो काम इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा केसेस आने लगे हैं और न्यायाधीशों की संख्या कम है, ठीक है। इसी के चलते चलते ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे। पार्टिकुलर मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाए गए कि इनमें केवल हम इसी प्रकार की सुनवाई करेंगे, अदर को हम नहीं सुनेंगे, ताकि ऐसे केसेस का जो निपटारा है बहुत जल्दी फटाफट हो सके। तो अंतर को ही जान लेते हैं। देखो, कोर्ट कानून की कठोर प्रोसेस का पालन करते हैं, ठीक है, कानून के अंतर्गत ही अपनी वो प्रक्रिया करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो ट्रिब्यूनल होते हैं, कानून के जो टेक्निकल नियम होते हैं, टेक्निकल नियमों का सहजता से ये यूज़ करता है। एक अंतर तो हमने ये देख लिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड अंतर है वो है कोर्ट में लोगों को बोलने का मौका कम ही मिलता है। अब रीज़न ये हो जाता है कि ठीक है, अधिकांश बात वकील ही कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल रहते हैं लोगों को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विवादों के निपटारे में वकीलों की भूमिका ज़्यादा कुछ रहती नहीं, ठीक है।
कोर्ट के पास कई प्रकार के मुकदमों पर फैसला लेने की पावर है, जबकि ट्रिब्यूनल किसी पार्टिकुलर मैटर पर ही अपना डिसीजन देता है। उसी टाइप के केस वहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों के यौन शोषण से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो उसी टाइप के ही मामले सुनेगा, वो अदर चीज़ की सुनवाई नहीं करेगा। अब यहाँ यदि आपका केस चला गया है कोर्ट में तो आप समझ लीजिएगा आपको आपकी पूरी कमाई आप वहीं पर लुटा दोगे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में वकीलों की फीस आपको देना पड़ेगा, जबकि ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया जो न्याय रहता है सस्ता और शीघ्र मिलता है, सब फटाफट। किसी कोर्ट की कार्रवाई पर जज या फिर जो मजिस्ट्रेट रहता है ना वो अध्यक्षता करता है, जबकि इधर ट्रिब्यूनल की हम बात करें ना तो इस क्षेत्र के जो विशेष संबंधित जो भी क्षेत्र है, ठीक है, यौन शोषण से संबंधित है तो उस व्यक्ति पार्टिकुलर व्यक्ति को चेयरमैन या फिर सदस्य को उसका विशेषज्ञ होना चाहिए, वही फैसला करता है। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल होते हैं जिसको हिंदी में हम न्यायाधिकरण कहते हैं, के पास नियमित न्यायालयों की तुलना में कम पावर है, ठीक है। कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकता है, जबकि कोर्ट ऐसा कर सकता है। न्यायालय में वकील चाहिए और ट्रिब्यूनल में उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो अब हम आते हैं बिल की तरफ और देख लेते हैं कि सरकार ने आखिर इसमें क्या नई चीज़ ला दी है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021, ठीक है, क्या कहता है ये? तो ये जो है ना ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021, इससे जुड़े अध्यादेश का एक प्रकार से प्रारूप है जिसे सरकार ने पहले ही लागू कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कानून का रूप देने के लिए संसद में इसको पेश करा। इस बिल के जरिए 9 अधिनियमों के तहत जो अपीली अधिकारी हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। इन अधिकारी के पास आप अपील करते थे, आप यदि केस हार गए हैं तो अब आपको इनके पास अपील नहीं करना है, आपको जाना है हाई कोर्ट, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। इस बिल में जो संशोधन का प्रावधान है इसके अंतर्गत 9 अधिनियमों के तहत अपीली न्यायाधिकरण को भंग कर दिया गया है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, समान का भौगोलिक संकेत मतलब पंजीकरण और संरक्षण 1999, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण, भूमि और यातायात अधिनियम 2002, पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001 और पेटेंट अधिनियम 1970। इसमें जो जिस ऑफिसर के पास आप अपील करते थे केस हारने के बाद, अब वो अपील आपको वहाँ नहीं करना, आपको सीधे जाना हाई कोर्ट। तो कुल मिला के बात वही हो गई कि फिर से हाई कोर्ट के कामकाज को आपने बढ़ा दिए हैं। और कुछ नई बात इसमें ये शामिल हुई है, देखो हम कह रहे थे ना कि ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष रहेगा और सदस्य रहते हैं, जो कि जिस प्रकार की ये लोग सुनवाई करते हैं उसमें इनको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होना रहता है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार एक समिति बनाएगी और यही समिति सिफारिश करेगी, इसी के आधार पर इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके ये जो भी सचिव सेक्रेटरी वगैरह हैं उनको ये नामित कर सकते हैं कि। इसके अलावा मंत्रालय के सचिव इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो राज्यसभा में एक बिल है जिसको पास कराया गया है, उसको लेकर के है, ठीक है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको देखना है इसका आखिर नाम क्या है, तो इसका नाम है इंसॉल्वेंसी बिल 2021। मेन इसके मोटे मोटे प्रावधान हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो टोटल यदि हम ओवरऑल इसकी बात करें ना तो इसकी आप एक ही बात ये समझ लीजिए कि एमएसएमई को लोन आसानी से कैसे मिल सकता है, इसी के लिए इस बिल को लाया गया है, या फिर पुराना जो ऑलरेडी से मौजूद था 2016 में आईबीसी, इसमें संशोधन किया गया है, नाम रख दिया गया है इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बिल 2021। अब ऐसा है कि देखो मान के चलिए आप ये बैंक है और ये है कोई एमएसएमई मान के चलो
चिप्स बनाने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति या फिर कोई बीड़ी बना रहा है, सिगरेट बना के बेच रहा है, वो व्यक्ति है एमएसएमई वाला। बैंक इनको आसानी से पैसा नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि बैंक को पता है इसकी कमाई नहीं हुई तो ये हमको पैसा कैसे लौटाएगा, ठीक है, और फिर गारंटी भी चाहिए उसको। अब लेकिन नया जो कानून बनने वाला है, जो बिल है, इसमें ये बात कही गई है कि एमएसएमई में यदि बैंक पैसा लगा रहे हैं या फिर उनको उधार दे रहे हैं तो वो पैसा उनका डूबेगा नहीं, उनका रिस्क कम हो जाएगा और वो एमएसएमई को लोन देने में फिर हिचकने वाले नहीं हैं। और वहीं जो एमएसएमई हैं ये भी नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी की तरह बैंकों के साथ लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद से केंद्र सरकार लगातार एमएसएमई को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और सरकार के इस कदम से भी एमएसएमई के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि कोई पर्सन है उसका 1 करोड़ रुपया तक का जो लिमिट है ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसके खिलाफ फिर PIRP की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए ना न्यूनतम लोन डिफ़ॉल्ट की राशि 10 लाख रुपया तय हो गई है। अब जो प्रोसेस है इसमें देखो क्या क्या होने वाला है। एमएसएमई से जुड़ा मुख्य स्टेक होल्डर चाहिए, ठीक है। इनमें कौन कौन है? एक तो जो है जिसने ऋण लिया है और दूसरा है क्रेडिटर, लोन लेने वाला और लोन देने वाला। इनके साथ में ये दोनों साथ में आएंगे और आपस में मिलकर के कोई संभावित खरीदारी ढूंढने वाले हैं। वहीं दिवाला प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में जाने से पहले ही किसी संभावित समाधान योजना पर सहमति बनाने की इनको कोशिश करना है कि आपको ट्रिब्यूनल जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं बैठ के अपना डिसीजन कर लो। आईबीसी के तहत किसी भी कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को उसकी एनसीएलटी की मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। इसके बाद एक थोड़ी सी न्यूज़ आई है, ठीक है, किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा यदि फांसी की सज़ा मिल गई है, सुनाई जा चुकी है, तो गवर्नर के पास पावर रहती है कि वो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। गवर्नर्स पार्डन पावर ओवर राइड 433A सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। अब वो किस प्रकार से है ओवर राइड कर रही है, मतलब बातों में विरोधाभास है, एक तरफ कह रहे हैं हाँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं ना। It is applicable even if prisoners has not undergone 14 years of imprisonment। कोई व्यक्ति 14 साल जेल में नहीं रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, तो भी राज्यपाल उसको उसकी फांसी को रुकवा सकता है, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन ये बात कही, गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन डेथ रो इवन बिफोर दे हैव सर्व्ड ए मिनिमम 14 ईयर ऑफ प्रिजन सेंटेंस। तो ये जो आप बात देख लिए ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा कर दिया कि यदि किसी का 14 साल भी नहीं हुआ है जेल में तो आप राज्यपाल उसको माफ़ी दे सकता है। अब आप देखिए सेक्शन 433 से क्या कहता है, ये अनिवार्य कर देता है, मैंडेट्स कर देता है दैट ए प्रिजनर सेंटेंस कैन बी रिमेटेड ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ जेल। उधर कह रहे हैं बिफोर, इधर कह रहे हैं आफ्टर। ए बेंच ऑफ जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड AS बोपन्ना ऑब्जर्व इन ए जजमेंट। जो सेक्शन 433A ऑफ द कोड है, ये कैन नॉट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72 या फिर 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द प्रिजनर्स हैड नॉट अंडरगोन 14 ईयर्स या फिर मोर ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट, द गवर्नर हैज ए पावर टू ग्रांट पार्डन डिहोर्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर द सेक्शन 433A। इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन वाले पेज में और देख लेते हैं फॉरेन से कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, राइसी ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में इनॉग्रेटेड किए गए हैं। ही सेज ही विल सीक टू लिफ्ट अप्रेसिव सैंक्शंस, चाहे वो नेटो हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो।
ईरान के ऊपर जो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं ट्रेड से रिलेटेड और जो अदर चीज़ों से रिलेटेड ना, इनको उठाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, बट वुड नॉट टाई ईरान्स वेल बीइंग टू द विल ऑफ फॉरेनर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अपने देश के किसी व्यक्ति या पार्टिकुलर जनता की उसमें भलाई के साथ समझौता हो जाए विदेश के साथ में, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ऐसा रायसी का कहना है। तो बात वही आ जाती है, ठीक है, ईरान और अमेरिका की ट्रेड डील हुई थी। डील ऐसी हुई थी कि ईरान परमाणु से संबंधित कार्यक्रम नहीं बढ़ाएगा। दूसरी तरफ हमने जो भी प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए हैं वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके जो सैंक्शन लगे हुए हैं उनको लिफ्ट करेंगे, ऐसा उस ट्रेड डील में बात की गई थी। और फिर हम देख रहे थे ना, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में क्या हुआ था, ईरान और अमेरिका के रिश्ते ख़राब हुए। इसके चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमने जो डील करे थे ना, अब हम उससे वापस हो रहे हैं, और भी ज़्यादा फिर कड़े से कड़े प्रतिबंध उसने लगाना चालू कर दिया ईरान के ऊपर। तो बस इधर से भी ईरान ने क्या काम कर दिया, ठीक है, जो परमाणु हथियार निर्माण की जो प्रोसेस है ना, इसने और भी ज़्यादा तेज़ कर दी थी। जो परमाणु कार्यक्रम है अपने, उसको भी इन्होंने तेज़ कर दिया था।